1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल करीब 2 हफ्ते स्पेस में गुजारने के बाद तेजी से धरती की ओर लौट रहा होता है। इस स्पेस शटल में 7 एस्ट्रोनॉट सवार थे, जिनमें से एक भारत की बेटी कल्पना चावला थी। ये कोलंबिया का 28th स्पेस शटल मिशन था, जिसके कमांडर रिक हस्बैंड थे। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स अपने 2 हफ्तों की स्पेस जर्नी से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे और उन्हें धरती पर लैंड करने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह 8:44 पर कोलंबिया स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। सभी सिस्टम्स हर बार की तरह काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। इधर ग्राउंड पर नासा के कंट्रोल रूम से कैप्सूल कम्युनिकेटर चार्ली होबॉग स्पेस शटल में मौजूद मिशन कमांडर रिक हस्बैंड के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। इस दौरान रिक हस्बैंड कोई जरूरी बात कहने के लिए सिर्फ एक शब्द रॉजर ही बोल पाए थे कि अचानक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और उनकी बात अधूरी ही रह जाती है। ग्राउंड कंट्रोल रूम से चार्ली होबॉग एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले 10 मिनट तक भी जब रिक हस्बैंड की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो नासा के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है। किसी अनहोनी की आशंका में सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। तभी कंट्रोल रूम को एक कॉल आता है और लाइन पर दूसरी ओर से एक शख्स कहता है, स्विच ऑन द टीवी एंड वॉच द न्यूज। कंट्रोल रूम का सहमा हुआ एक मेंबर तुरंत टीवी ऑन करता है और टेलीविजन पर उन्होंने जो नजारा देखा उसने सभी को हिलाकर रख दिया। कोलंबिया स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के दौरान एक भयानक हादसे का शिकार हो गया था। तेज चमकीली रोशनी की तरह वो हजारों हिस्सों में टूटकर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में मलबे के टुकड़े टेक्सास के अलग अलग हिस्सों में गिरने लगते हैं। कोलंबिया स्पेस शटल पर मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी। आइए जानते हैं कि भारत की इस होनहार बेटी ने हरियाणा के एक छोटे गांव से निकलकर नासा तक की जर्नी कैसे पूरी की, नासा का कोलंबिया स्पेस शटल मिशन कैसे शुरू हुआ और आखिर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये इतने भयानक हादसे का शिकार हो गया। Kalpana Chawla realized her lifelong dream of traveling to space. She was the first American of Indian descent to accomplish that feat. Columbia was on a science mission. 7 astronauts, 16 days, 70 experiments. Just 22 minutes before touchdown, there was an unusual reading from one of the shuttle's many sensors. 38 miles above ground, the space shuttle had exploded. All 7 astronauts were killed in the February 2003 accident. कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनका परिवार वेस्ट पंजाब के गुजरनवाला का रहने वाला था, जो साल 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद भारत के ईस्ट पंजाब में आकर बस गया था। बाद में इसका कुछ इलाका पंजाब से अलग होकर हरियाणा का हिस्सा बन गया। कल्पना चावला के पिता बनारसी लाल चावला पाकिस्तान से भारत आने के बाद घर चलाने के लिए पहले कपड़े बेचा करते थे, पर बाद में वो टायर बनाने का बिजनेस करने लगे। वही उनकी माँ संजोगता खरबंदा एक हाउसवाइफ थी। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्पना चावला का बचपन में ये नाम नहीं था। उनके परिवार के लोग उनको प्यार से मोंटो कहकर पुकारते थे, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उनका एडमिशन टैगोर बाल निकेतन स्कूल में करवाया जा रहा था तो स्कूल के प्रिंसिपल ने वही खड़ी छोटी सी मोंटो से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। इस पर मोंटो ने तपाक से कहा कल्पना। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन होता है। उस समय किसी ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि ये छोटी बच्ची बड़ी होकर अपने कारनामे से भारत का नाम रोशन करेगी। कल्पना को बचपन से ही आसमान में उड़ते एरोप्लेन काफी फैसिनेट करते थे। वो घंटों तक खड़े खड़े उन्हें उड़ते हुए एकटक निहारती रहती। वो सितारों के बीच उड़ने का सपना देखा करती थी। स्कूल में जब सभी बच्चों को कोई ड्राइंग बनाने को कहा जाता तो बाकी के बच्चे पहाड़, नदी और कुछ सामान्य चीजों को ही ड्रॉ करते, लेकिन कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर एक उड़ते हुए हवाई जहाज की ड्राइंग बना देती थी। थोड़ी और बड़ी होने पर जब उन्हें स्कूल में साइंस पढ़ाई जाने लगी तो उन्हें साइंस से गहरा लगाव होने लगा, लेकिन इस बीच भी उनका आसमान में उड़ने का सपना नहीं बदला। जब गर्मियों में उनका परिवार खुली छत पर चैन की गहरी नींद सो रहा होता था, छोटी कल्पना जागकर सितारों को घंटों निहारती रहती। यही वो कारण था कि कल्पना चावला ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद करियर के रूप में एरोस्पेस इंजीनियरिंग को चुना। लेकिन वो जिस परिवार, जिस बैकग्राउंड और जिस माहौल से आती थी, उस समय एक लड़की का इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड में जाना कोई आम बात नहीं थी। यही वजह थी कि अपने ड्रीम्स के लिए उन्हें अपने परिवार और समाज से लड़ना पड़ा। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो इस फील्ड को चुने। वो उन्हें डॉक्टर या फिर टीचर
बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन कल्पना अपने फैसले पर अडिग रही और उन्होंने चंडीगढ़ में मौजूद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उन दिनों लड़कियों के लिए करियर के रूप में इंजीनियरिंग फील्ड इतना मुश्किल था कि पूरे कॉलेज में सिर्फ 4 ही लड़कियां थी और कल्पना चावला उस कॉलेज की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पहली स्टूडेंट थी। इस वजह से शुरुआत में कई प्रोफेसर्स ने भी उन्हें ये कहकर डिमोटिवेट किया कि ये सब्जेक्ट लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी और साल 1982 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। ये कोल्ड वॉर का दौर था। उस समय अमेरिका और सोवियत के बीच हर एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी, इसलिए अमेरिका स्पेस के फील्ड में तेजी से काम कर रहा था और 1980 का दशक शुरू होने से पहले तक अमेरिका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में प्रोजेक्ट मर्क्यूरी, प्रोजेक्ट जेमिनी और फिर सबसे फेमस अपोलो प्रोग्राम को सक्सेसफुली पूरा कर चुका था। अपोलो प्रोग्राम के चलते जब अमेरिका ने चांद पर कदम रखा, उसी पल उसने सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में हरा दिया था। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। हर बार चांद पर पहुंचने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को एक नया सैटर्न 5 रॉकेट बनाना पड़ता था। ये विशाल रॉकेट सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किए जाते और हर उड़ान के साथ नासा करोड़ों डॉलर का सामान हमेशा के लिए खो देता था। यही वजह थी कि नासा का सपना एक ऐसा रीयूजेबल स्पेस व्हीकल बनाना था जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके और जो स्पेस फ्लाइट को सस्ता और आम बना दे। इसी सोच से नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम की शुरुआत हुई। कुछ सालों की मेहनत के बाद नासा ने सपने को सच कर दिखाया और अपने पहले स्पेस शटल का नाम कोलंबिया रखा। अप्रैल 1981 में कोलंबिया ने STS-1 मिशन के जरिए स्पेस में उड़ान भरी और इतिहास रच दिया। आने वाले सालों में नासा ने चैलेंजर, डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडेवर को अपनी शटल फ्लीट में शामिल करके अपने स्पेस शटल को काफी एडवांस बना दिया। उन दिनों भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एडवांस पढ़ाई भी नहीं होती थी, इसलिए अमेरिका में तेजी से हो रहे स्पेस डेवलपमेंट को देखते हुए 1982 में कल्पना चावला आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और पिता की असहमति के बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर्स करने लगी। मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात पायलट जॉन पियर हैरिसन से हुई और दोनों ने अगले साल 1983 में शादी कर ली। 1984 में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद भी कल्पना ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से PhD करने लगी। इस दौरान नासा का स्पेस शटल भी आगे बढ़ रहा था। इसने सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, टेलीस्कोप डिप्लॉयमेंट और माइक्रोग्रेविटी रिसर्च जैसे कई इंपॉर्टेंट मिशन पूरे किए थे। अपने इस शटल प्रोग्राम के जरिए नासा साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में नए रिकॉर्ड सेट करता जा रहा था। इसी कड़ी में आगे चलकर 1990 में नासा ने स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी स्पेस में डिप्लॉय किया, जो एक ऐसा कदम था जिसने यूनिवर्स को समझने की ह्यूमन पोटेंशियल को नई डायरेक्शन दी। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद इस शटल प्रोग्राम में कुछ खामियां भी थी। कई एक्सपर्ट्स इसके डिजाइन में कई फ्लॉज मानते थे और सेफ्टी फीचर्स को लेकर भी इसे खूब क्रिटिसाइज किया गया था। जल्दी ही इसका भयानक नतीजा भी देखने को मिला। जनवरी 1986 में नासा की स्पेस शटल चैलेंजर के लॉन्च के मात्र 73 सेकंड बाद राइट सॉलिड रॉकेट बूस्टर SRB के जॉइंट का रबर ओ रिंग्स फेल हो गया, जिसके चलते SRB से तेजी से प्रेशराइज गैस लीक होने लगी, जिससे शटल में जोरदार विस्फोट हुआ और इस पर सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। ये अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट की फर्स्ट फेटल एक्सीडेंट थी और इससे नासा को जोरदार झटका लगा। इस तरह के फेटल एक्सीडेंट का पता चलने के बाद भी अमेरिका में PhD कर रही कल्पना चावला के पैर डगमगाए नहीं और वह अपने इस सपने पर अडिग रही कि उन्हें अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल कर ली, जिसमें उन्होंने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स पर गहराई से रिसर्च की, जिसमें यह समझा जाता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट के विंग्स के चारों ओर एयर फ्लो कैसे होता है। PhD करने के बाद कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर से अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया और वहां रिसर्च व डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से जुड़ गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान बोल्डर म्युनिसिपल एयरपोर्ट पर फ्लाइंग लाइसेंस भी लिए थे, इसलिए उन्होंने आगे चलकर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया था। वो कई तरह के एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स और सी प्लेन्स उड़ा सकती थी और इसी के बदौलत वो आगे चलकर सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन गई। इस तरह कल्पना चावला ने अपने बचपन के सपनों को पंख दिए और वही राह चुनी जिस पर चलकर वो जल्द ही स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला होने वाली थी। साल 1991 आते आते कल्पना चावला ने अमेरिकन सिटीजनशिप भी हासिल कर ली और वो भारतीय मूल की अमेरिकन सिटीजन बन गई। कल्पना चावला के काम करने की एबिलिटी और उनके डेडिकेशन को देखते हुए नासा ने जल्दी ही उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बना लिया।
साल 1994 में नासा ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए, जिसमें करीब 4000 एप्लीकेंट्स आए। लास्ट में उनमें से नासा ने 20 को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना, जिसमें एक नाम कल्पना चावला का भी था। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1997 में नासा ने उन्हें अपने स्पेस शटल प्रोग्राम के मिशन STS-87 में एज अ मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर जोड़ लिया। ये पहला मौका होने वाला था जब वो स्पेस की ओर उड़ान भरकर अपने बचपन के सपने को पूरा करने वाली थी। 19 नवंबर 1997 को नासा ने मिशन STS-87 लॉन्च किया, जिसके तहत सूरज की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए कल्पना चावला समेत 6 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया। इस दौरान कल्पना चावला का काम एक रोबोट आर्म का इस्तेमाल करके स्पेस में स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करना था, लेकिन अपने पहले ही स्पेस मिशन में उनका सामना एक ऐसी घटना से हुआ जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि स्पार्टन 201 सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिप्लॉय तो कर दिया गया, लेकिन क्रू से एक क्रिटिकल कंप्यूटर कमांड छूट गई, जिसकी वजह से सैटेलाइट अपनी ओरिएंटेशन ठीक से सेट नहीं कर पाई। इसके बाद कल्पना चावला ने शटल के रोबोटिक आर्म से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्म की लैचेस समय से पहले बंद हो गई और हल्का सा धक्का लगते ही सैटेलाइट अनकंट्रोल्ड स्पिन में चली गई। आखिरकार एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और टाकाओ डोई को स्पेस वॉक पर भेजा गया, जो स्पार्टन को मैनुअली कैप्चर करके सुरक्षित शटल में वापस लाए। कुल मिलाकर मिशन STS-87 सफल रहा, क्योंकि इस मिशन में मोस्टली साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए गए थे। इसने पूरे मिशन के दौरान 10.4 मिलियन माइल्स का सफर तय किया और इस दौरान पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। इस दौरान कल्पना चावला ने काफी सराहनीय काम किया था, इसलिए जब वो मिशन पूरा कर धरती पर लौटी तो नासा के साइंटिस्ट ने उनकी खूब प्रशंसा की। इस तरह से कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमन बनी। स्पेस मिशन के दौरान उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने भी उनसे बात की थी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरे भारत की ओर से बधाई देते हुए उनकी शान में एक शायरी सितारों से आगे जहां और भी है कही थी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, there are worlds beyond stars। कल्पना चावला ने प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल से स्पेस से भारत और हिमालय कैसा दिखता है इसका अनुभव भी साझा किया था। कल्पना चावला हमेशा कहती थी, जब आप स्टार्स और गैलेक्सीज को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी देश या धरती के किसी विशेष हिस्से से नहीं है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। अगले 6 साल तक कल्पना चावला नासा के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ काम करती रही और इस दौरान उन्होंने कई रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल किए। साल 2003 तक आते आते स्पेस शटल कोलंबिया अपने 28वें मिशन तक आ पहुंचा था, जिसे नासा ने STS-107 नाम दिया था। नासा का यह मिशन पूरी तरह रिसर्च डेडिकेटेड था। यह मिशन 11 जनवरी 2001 को लॉन्च होना था और इसके लिए 7 मेंबर टीम का सिलेक्शन जुलाई 2000 में ही कर लिया गया था, जिनमें एक कल्पना चावला भी थी। लेकिन अलग अलग कारणों से इस मिशन को 13 बार टाला गया, पर आखिरकार 16 जनवरी 2003 को इसे लॉन्च करने का फैसला किया जाता है। इस मिशन का कमांडर रिक हस्बैंड को बनाया जाता है, जो एक अनुभवी टेस्ट पायलट थे और STS-96 मिशन का भी हिस्सा रह चुके थे। वही कल्पना चावला इस मिशन में फ्लाइट इंजीनियर के रोल में जुड़ती है, जो नासा के STS-87 मिशन का हिस्सा रहकर स्पेस तक का सफर तय कर चुकी थी। इसके अलावा 4 और अमेरिकी पायलट विलियम मैककूल, पेलोड कमांडर माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क और एक इजरायली एस्ट्रोनॉट पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रामोन भी इस मिशन का हिस्सा थे। सभी तैयारियों के बाद मिशन ने अपने सभी प्री लॉन्च सर्टिफिकेशंस और रिव्यूज पास किए और 16 जनवरी 2003 की सुबह 10:39 पर स्पेस शटल कोलंबिया को केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया जाता है। 43 मिनट में ये अपनी ऑर्बिटल इंसर्शन पूरी कर लेता है। ऑर्बिटल इंसर्शन के बाद क्रू मेंबर्स को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और वो आगे आने वाले खतरों से अनजान अपने एक्सपेरिमेंट्स और मिशन एक्टिविटीज में बिजी थे। इस दौरान एस्ट्रोनॉट स्पेस में शिफ्ट बाय शिफ्ट 24 घंटे काम करके नॉन स्टॉप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे। वो 16 दिनों में करीब 80 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं, जिनमें लाइफ साइंसेज, मटेरियल साइंस और फ्लूइड फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स शामिल थे। इस दौरान कल्पना चावला माइक्रोग्रेविटी पर फोकस कर रही थी, जिसके तहत वो पता लगा रही थी कि कैसे कंबशन होता है, कैसे फायर सप्रेस एंड क्रिस्टल ग्रोथ होती है और कैसे प्रोस्टेट कैंसर स्पेस में बढ़ता है। अर्थ पर सेल्स 2 डायमेंशनल मोनोलेयर्स में ग्रो होते हैं, लेकिन स्पेस में 3 डायमेंशनल स्फेरॉइड्स में ग्रो होते
जाते हैं। चूंकि कैंसर ट्यूमर्स भी कुछ इसी तरह से डेवलप होते हैं, इसलिए कल्पना चावला की स्टडी आगे चलकर ट्यूमर बिहेवियर को समझने और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के ट्रीटमेंट में काफी हेल्पफुल साबित होने वाली थी। इस तरह 2 हफ्ते तक अपनी रिसर्च को पूरा कर स्पेस शटल कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को सुबह के 8:44 पर धरती पर वापस लौटने के मकसद से अपनी री एंट्री शुरू कर देता है। क्रू चेकलिस्ट के अनुसार तैयार था और सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे शटल अर्थ एटमॉस्फेयर में उतरा, उसके लेफ्ट विंग के अंदर से सेंसर्स फेलियर की रिपोर्ट आने लगी। टेम्परेचर रीडिंग्स अचानक से एबनॉर्मल हो गई। एंट्री इंटरफेस के 4.5 मिनट बाद सेंसर्स ने लेफ्ट विंग पर ज्यादा स्ट्रेन रिकॉर्ड किया। इसके बाद ऑर्बिटर बाय मुड़ने लगा, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की करेक्शंस की वजह से क्रू और मिशन कंट्रोल इसे नोटिस नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने काम में बिना किसी चिंता के लगे रहे। इस तरह आग का गोला बनने की कगार पर खड़ा कोलंबिया 8:53 और 46 सेकंड पर कैलिफोर्निया कोस्ट को पार कर गया। उस समय शटल की स्पीड मैक 23 थी। ये 2,31,600 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसके लेफ्ट विंग के लीडिंग एज का टेम्परेचर करीब 1540 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। कुछ देर में ऑर्बिटर से कई डेब्रीज अलग होने लगी, जो जमीन से लाइट फ्लैशेस के रूप में नजर आ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स के बाद एममैक्स ऑफिसर ने धरती पर मौजूद नासा कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि कोलंबिया के लेफ्ट विंग के हाइड्रोलिक सेंसर्स की रीडिंग्स लगातार गिर रही है और अब मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे पहुंच चुकी है। बाहर शटल पर इतना कुछ हो रहा था, लेकिन कोलंबिया के अंदर बैठे क्रू को इसका एहसास देर से हुआ। उन्हें पहली बार किसी प्रॉब्लम का एहसास पूरे 5 मिनट बाद तब हुआ जब बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर मॉनिटर पर ये फॉल्ट मैसेजेस दिखने शुरू हुए कि लेफ्ट लैंडिंग गियर के टायर्स का प्रेशर कम हो रहा है। जल्दी ही क्रू को लैंडिंग गियर में कई तरह के प्रॉब्लमैटिक सिग्नल्स आने लगे। कुछ मिनट पहले तक हंसी ठिठोली कर रहे एस्ट्रोनॉट्स अचानक से काफी डर गए। यूं तो कोलंबिया के री एंट्री के दौरान ग्राउंड कंट्रोल और क्रू का लगातार कांटेक्ट बना हुआ था, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल को भी शुरू में ये क्लियर नहीं था कि ये डेटा ग्लिचेस है या फिर कोई एक्चुअल डैमेज है। स्पेस शटल जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सेंसर फेलियर्स नॉर्मल माने जाते थे, क्योंकि री एंट्री में एक्सट्रीम हीट और वाइब्रेशन से कई बार सेंसर्स टेम्परेरी फेल हो जाते थे। सुबह 8:59 और 32 सेकंड पर मिशन कमांडर रिक हस्बैंड कंट्रोल रूम को कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन वो केवल रॉजर बोल पाते हैं और उनका कम्युनिकेशन नासा के कंट्रोल रूम से ब्रेक हो जाता है। And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Roger, कुछ ही सेकंड्स बाद टेक्सास और लुइसियाना के आसमान में लोगों को चमकती हुई आग की लकीरें दिखाई देने लगती है। तभी किसी शख्स का कंट्रोल रूम में कॉल आता है और वो टीवी ऑन करने को कहता है। टीवी पर वो भयानक मंजर दिख रहा था जिसने सभी को अंदर तक हिला कर रख दिया। कोलंबिया 2 लाख फीट की ऊंचाई पर टूटकर पहले 2 फिर 4 और देखते ही देखते हजारों टुकड़ों में बट जाता है और कुछ ही पलों में उसके मलबे जगह जगह सैकड़ों मील तक बिखर जाते हैं। इस हादसे में 7 एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गंवा देते हैं। इस खबर से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ जाती है। कल्पना चावला की मौत की खबर सुनकर भारत के लोग भी अपनी होनहार बेटी की याद में रो पड़ते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपने देश को संबोधित करते हुए कहते हैं, माय फेलो अमेरिकन्स, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत बुरी खबर और गहरा दुख लेकर आया है। हमने कोलंबिया को खो दिया है और इस दुर्घटना में इस शटल पर सवार कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं बच सका है। इतनी लंबी तैयारी और सभी प्री लॉन्च रिव्यूज के बाद भी आखिर इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हुआ? इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए नासा एक टीम बनाती है, जिसे बाद में कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB नाम दिया जाता है। CAIB को कोलंबिया शटल के मलबे खोजने में ही कई हफ्तों का समय लग गया, क्योंकि अकेले ईस्ट टेक्सास में ही कोलंबिया के मलबे करीब 2000 स्क्वायर माइल्स तक बिखरे हुए थे। केवल टेक्सास से ही शटल के 84,000 टुकड़े बरामद हुए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% था। इन्हीं टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी शामिल थे, जिनकी पहचान DNA से की गई थी। इसके बाद 26 अगस्त 2003 को CAIB अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें बहुत ही हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि लॉन्चिंग के केवल 82 सेकंड बाद ही कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक से इंसुलेटिंग फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग पर लगे रीइंफोर्स्ड कार्बन RCC पैनल से टकरा गया था। इस दौरान फोम के उस टुकड़े के टकराने की स्पीड 922 किलोमीटर पर आवर की थी। इतनी तेज रफ्तार से हुए इस टकराव से शटल के लेफ्ट विंग में एक छोटा छेद हो गया था। लेफ्ट विंग शटल का सबसे क्रिटिकल हिस्सा था, क्योंकि री एंट्री के समय सुपर हीटेड गैसेस का सबसे ज्यादा प्रेशर इसी विंग पर पड़ता है।
1 फरवरी 2003 की सुबह जब शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो काफी गर्म एटमॉस्फेरिक गैस स्पेसक्राफ्ट के इनर विंग स्ट्रक्चर में घुस गई, जिससे शटल के अंदर टेम्परेचर काफी बढ़ गया और छेद होने की वजह से लेफ्ट विंग पर काफी प्रेशर पड़ने लगा। इस कारण वो तेजी से टूटने लगा और आखिरकार 42,672 मीटर की ऊंचाई पर शटल का क्रू मॉड्यूल फ्यूजलेज से अलग हो गया, जिससे जल्दी ही कोलंबिया में डीप्रेशराइजेशन हो गई। उस दिन कोलंबिया शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था, लेकिन सुबह के करीब 9 बजे कंट्रोल रूम में एबनॉर्मल रीडिंग्स मिलने लगी। इसके बाद लेफ्ट विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग आना बंद हो गया और शटल के बाएं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने कोलंबिया से संपर्क करने की कोशिश की और 8:59 पर मिशन कमांडर रिक हस्बैंड ने जवाब भी दिया, लेकिन वो केवल एक ही शब्द बोल पाए और फिर उनका कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया। जिस शटल को 12 मिनट बाद कैनेडी स्पेस सेंटर के रनवे पर होना चाहिए था, वो हजारों टुकड़ों में टूटकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नासा के इंजीनियर्स को लॉन्च के समय ली गई वीडियोस के जरिए पहले ही ये पता चल गया था कि एक्सटर्नल टैंक से फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया है। कुछ इंजीनियर्स ने इस घटना पर चिंता जताई थी और नासा की टॉप मैनेजमेंट को सुझाव दिया था कि कोलंबिया की लेफ्ट विंग को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से इमेजरी ली जानी चाहिए। लेकिन मिशन मैनेजमेंट टीम MMT, जिसकी अगुवाई शटल प्रोग्राम मैनेजर लिंडा हैम कर रही थी, उन्होंने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर स्पेस फ्लाइट विलियम रेडी और सेफ्टी एंड मिशन एश्योरेंस ऑफिस ने भी इसे इतना बड़ा इशू नहीं माना और बिना किसी जांच के पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया। नासा ने पहले भी अपने शटल मिशंस में छोटे फोम शेडिंग इंसिडेंट्स देखे थे और हर बार इसे माइनर मानते हुए पोस्ट फ्लाइट मेंटेनेंस में सुधार करके काम चला लिया गया था। लेकिन इस बार टकराया हुआ फोम बड़ा और खतरनाक था, लेकिन नासा ने इस बार भी इसे घातक न मानते हुए इग्नोर करने की बहुत बड़ी भूल की थी। लॉन्चिंग के एक हफ्ते बाद 23 जनवरी 2003 को फ्लाइट डायरेक्टर स्टीव स्टिच ने मिशन कमांडर रिक हस्बैंड और पायलट विलियम मैकूल को एक ईमेल में फोम स्ट्राइक का जिक्र किया था। ईमेल में क्रू को फोम स्ट्राइक की 15 सेकंड की वीडियो भी भेजी गई थी और उन्हें रीअश्योर किया गया था कि कोई भी सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है। इसलिए क्रू इस बात से अनजान कि आगे चलकर यही उनकी मौत का कारण बन जाएगा, वो बेफिक्र होकर अपने काम में लगा रहा। इन्वेस्टिगेशन में भी ये पता चला कि डिजास्टर के दौरान कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने और कैबिन का प्रेशर बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड का अंतर था, जिससे क्रू को कोई रिस्पॉन्स करने तक का मौका नहीं मिल सका। उन्हें अपने स्पेस सूट पहनने तक में देरी हो गई, यहाँ तक कि उनके हेलमेट्स भी ठीक से फिट नहीं थे, जिससे उन्हें शटल के अनस्टेबल होने के दौरान गंभीर चोटें आई। हालांकि ये क्लियर है कि कोलंबिया के क्रैश का संबंध उनकी तैयारी की कमी से नहीं था। अगर वो पूरी तरह तैयार भी होते तो भी अनफॉर्चुनेटली अंजाम वही होता। शटल के हजारों टुकड़ों में बिखरने से पहले कैबिन का सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़े समय के लिए काम करता रहा, लेकिन डीप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि कोई भी क्रू मेंबर दोबारा होश में नहीं आ सका और आखिरकार हाई ऑल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया और ट्रॉमा के चलते सभी की मौत हो गई। हालांकि कोलंबिया प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने 2013 में कहा था कि जब कोलंबिया का लेफ्ट विंग टूट गया था, तभी नासा के साइंटिस्ट समझ गए थे कि अब क्रू की जिंदा वापसी संभव नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि एस्ट्रोनॉट्स अपने आखिरी समय में घुट-घुट कर जिए, इसलिए उन्हें डिजास्टर तक निश्चिंत रहने दिया गया। उनका यह भी कहना था कि एस्ट्रोनॉट्स को इस बात की जानकारी अगर तब भी दे दी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। बस वो ऑक्सीजन खत्म होने तक स्पेस में घूमते रहते और ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे ही उनकी मौत हो जाती। नासा ने तो वेन हेल के बयान पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन कल्पना चावला के पिता ने उनको इस कमेंट के लिए काफी क्रिटिसाइज किया था। CAIB की रिपोर्ट के बाद नासा ने माना था कि कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर एक रैपिड कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन था, न कि अचानक से हुआ एक्सप्लोसिव फेलियर। इससे ये बात क्लियर होती है कि सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान नासा के लापरवाह रवैये के कारण हुई थी। अगर नासा इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करता तो शायद अंजाम कुछ और हो सकता था। कोलंबिया डिजास्टर में 7 एस्ट्रोनॉट्स के जान गंवाने से अमेरिका समेत पूरी दुनिया गम में डूबी हुई थी। डिजास्टर के बाद मेमोरियल सर्विस आयोजित करके कोलंबिया क्रू को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी याद में एस्ट्रोनॉट मेमोरियल ग्रोव में एक पेड़ लगाया गया, ताकि इन पेड़ों के जरिए सालों साल तक उनको याद किया जा सके। नासा ने कोलंबिया और उसके क्रू के सम्मान में कई जगहों का नाम बदलकर उनके नामों पर कर दिया,
7 एस्टेरॉइड्स जो जुलाई 2001 में खोजे गए थे, उनका नाम कोलंबिया डिजास्टर में जान गंवाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखा गया। इस तरह इनमें से एक एस्टेरॉइड का नाम कल्पना चावला के नाम पर 51826 कल्पना चावला है। इस मामले में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भी पीछे नहीं रही और उसने अपने मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट मेटस्टैट 1 का नाम बदलकर भारत की होनहार बेटी के सम्मान में कल्पना 1 कर दिया। साल 2004 में नासा ने कोलंबिया नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया और सिस्टम के पहले हिस्से को कल्पना चावला को डेडिकेट किया। कोलंबिया डिजास्टर के बाद नासा में कई ऑपरेशनल रिफॉर्म्स देखने को मिले। सबसे पहले नासा ने अपने शटल फ्लाइट्स को 2 साल के लिए रोक दिया और सेफ्टी पर फोकस किया। इसके बाद हर मिशन से पहले सैटेलाइट इमेजरी और ऑन ऑर्बिट इंस्पेक्शन को एसेंशियल कर दिया गया। फोम शेडिंग को कम करने के लिए शटल के एक्सटर्नल टैंक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को रीडिजाइन किया गया और एक्सटर्नल टैंक, बूस्टर्स, शटल नोज कैप और आरसीसी विंग पैनल्स पर कैमरे इंस्टॉल किए गए। हर लॉन्च के बाद ग्राउंड इंजीनियर्स के लिए टीपीएस टाइल्स की जांच कंपलसरी कर दी गई। इसके अलावा आईएसएस और शटल के रोबोटिक आर्म से हीट शील्ड का इंस्पेक्शन एसेंशियल कर दिया गया। गुजरते वक्त के साथ नासा ने धीरे धीरे शटल मिशंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर फोकस किया ताकि किसी ऑर्बिटर के डैमेज्ड होने पर अगर वो नॉर्मल रिपेयर मेथड से ठीक ना हो तो आईएसएस को सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसी दौरान नासा ने एक विशेष STS-3XX रेस्क्यू मिशन प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसके चलते हर शटल फ्लाइट के लिए एक बैकअप रेस्क्यू शटल स्टैंड बाय रखा जाने लगा। 2005 से 2011 तक कई शटल मिशंस पूरे किए गए, जिनमें आईएसएस के असेंबली और सर्विसिंग पर ध्यान दिया गया। लेकिन 2003 का वो कोलंबिया डिजास्टर हमेशा नासा के दिलो दिमाग पर छाया रहा और आखिरकार साल 2011 में STS-135 के साथ शटल प्रोग्राम को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। भले ही नासा का मिशन STS-107 स्पेस शटल कोलंबिया एक्सप्लोड हो गया था, लेकिन जिस तरह से कल्पना चावला ने भारत के एक छोटे से शहर से उठकर इंटरनेशनल आइकन बनने तक का सफर तय किया, वो लाखों भारतीय लड़कियों के लिए भविष्य के दरवाजे खोल गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ इसलिए कुछ करने से रोका जाता था कि वो लड़की है। कल्पना चावला हमेशा कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। और उन्होंने अपने इस सपने और अपने जुनून को अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपोलो 11 की कहानी आपको और भी रोमांचित कर देगी, क्योंकि यही वो मिशन था जब इंसान ने पहली बार 1969 में चांद की सतह पर कदम रखा था। और अगर आप स्पेस में थ्रिल और सस्पेंस देखना चाहते हैं तो अपोलो 13 की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। 1970 का ये मिशन, जहां एस्ट्रोनॉट्स चांद तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी स्पेसक्राफ्ट में हुए एक्सप्लोजन के बाद नासा और पूरी दुनिया ने सांसें थाम ली थी, क्योंकि सवाल ये था कि क्या वो जिंदा वापस धरती तक लौट पाएंगे या नहीं। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।